हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11वीं का फिजिक्स अध्याय 4 समतल में गति का पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और सदिशों के योग में कितने इसके प्रकार हैं, एक त्रिभुज नियम है, एक समचतुर्भुज नियम है, एक बहुभुज नियम है, उन सभी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। वेरी नाइस, थैंक। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखेंगे सदिशों का योगफल, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो देखिए, हमने जो समतल में गति जो है इसका वीडियो लेक्चर बहुत सारा हमने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आज हम लोग देखेंगे सदिशों का योगफल, और जिसे हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम जान लें कि सदिशों का जो योगफल होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। ठीक, सदिशों का योगफल कितने प्रकार से होता है दोस्तों? 3 प्रकार से। और जो पहला हो जाता है हमारा, वो सदिशों के योगफल का त्रिभुज नियम कहलाता है ना, जो कुछ इस प्रकार है हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। ठीक, अब देखिए इसमें किसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या है, तब उसके बाद इसका हमने बहुत बढ़िया से नोट्स पूरा बना के रखा है। ठीक है, तो ये सब हम आपको पूरा डीलिंग कर देंगे, है ना, इसको समझा देने के बाद। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या होता है ना, और इसको कैसे आसान बनाया जाए। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं कि त्रिभुज क्या होते हैं, है ना। तो त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, तो 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देख ले तो ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार होगा हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक, ये हमारा त्रिभुज हो जाते हैं। तो हमने क्या परिभाषा बताया त्रिभुज का, तो 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ये तो आप क्लास 10th में 9th में भी पढ़ चुके होंगे, है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि त्रिभुज नियम में त्रिभुज का क्यों डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों बेसिक अगर आप लोग जानते हैं ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कि त्रिभुज नियम क्या कहलाता है। त्रिभुज नियम के अनुसार क्या होता है कि मान लीजिए कि 2 सदिश है हमारा, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों सदिश जो है परिमाण में और दिशा में दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार है हमारा। तो मान लेते हैं हम लोग कि एक तो ये हमारा सदिश हो गया, ठीक, और ये दूसरा सदिश है। तो हमने बोला कि यदि 2 सदिश परिमाण और दिशा में त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं को निरूपित करें, कहने का मतलब है कि ये हमारा सदिश ए है और ये वाला सदिश बी है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि 2 सदिश है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। परिमाण का मतलब क्या होता है, जितना इसका लंबाई है उतना ही इस सदिश का भी लंबाई है। मतलब वेक्टर ए का लंबाई बराबर होगा वेक्टर बी के लंबाई के, है ना। और फिर हमने बोला कि दिशा में भी समान हो, जैसे कि अगर इसका दिशा ये है तो इसका भी दिशा क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए, है ना, न कि इसके विपरीत होना चाहिए। तो दिशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और परिमाण भी समान, राइट। तो जो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी, फिर से समझते हैं हम लोग कि यदि 2 सदिशों के वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण, है ना, और दिशा, यानी कि ये इस दिशा में है तो इस दिशा में 2 सदिशों के परिमाण व दिशा त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं को, यानी एक के बाद दूसरे को, है ना, प्रदर्शित करे या निरूपित करे, तो तीसरी भुजा होगी वो विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है।
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमने वही यहाँ पर ड्रा कर दिया। जो तीसरी भुजा होगी ये विपरीत क्रम में इन दोनों भुजाओं के यानी दोनों सदिशों के विपरीत क्रम में एक तीसरी भुजा होगी और इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी इसको हम लोग परिणामी सदिश कह देंगे, है ना। तो ये वेक्टर आर हो जाएगा हमारा। तो हमने क्या कहा कि यदि दो सदिशों के परिमाण, है ना, परिमाण यानी लंबाई व दिशा एक दूसरे के समान हो, तो जो विपरीत क्रम में तीसरी सदिश जो होती है त्रिभुज की तीसरी भुजा, है ना, ये किसको सूचित करती है, तो परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है। बस यही आपका त्रिभुज नियम है। तो आइए इसे समझ लेते हैं अब हम लोग। तो जो हमने कहा वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, आप इसी तरह नोट्स पर भी लिखिएगा, ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे नंबर मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो इस नियम के अनुसार यदि दो सदिश परिमाण एवं दिशा में, दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी परिमाण यानी लंबाई, है ना, दोनों का बराबर यानी मान दोनों का बराबर होना चाहिए, है ना। अगर 5 मीटर ये है तो ये भी कितना होना चाहिए, 5 मीटर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, दो सदिश परिमाण एवं दिशा में, परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित करें। त्रिभुज की क्रमागत यानी एक के बाद दूसरे को, है ना, अब ये नहीं कि डायरेक्ट तीसरे को। तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में परिणामी सदिश प्रदर्शित करती है। तो तीसरी भुजा जो होती है वेक्टर आर, ये किसको निरूपित करती है, तो परिणामी सदिश को, ठीक। तो यही हमारा था त्रिभुज नियम। अर्थात क्या हो जाएगा कि जो वेक्टर आर होगा वो किसके बराबर होगा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के, या यहाँ पर वेक्टर आर जो होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के होगा, है ना। अब देखिए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जहाँ वेक्टर आर जो है परिणामी सदिश है। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल में और भी थोड़ा सा हम लोग समझ जाते हैं कि अगर मान के चलिए कि आपको इसी पर न्यूमेरिकल दे दिया है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई सदिश दिया हुआ है, यदि वेक्टर ए बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप और प्लस a3 k कैप, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या, i j k ये हमारा एक एकांक सदिश है जो कि आप पढ़ चुके होंगे, है ना। तो एकांक सदिश क्या होता है, तो एकांक सदिश दिशा बताने के लिए काम करता है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वेक्टर ए बराबर, अगर क्वेश्चन में दिया रहे इस तरह a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, उसी प्रकार वेक्टर बी बराबर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तब फिर अब अगर हम लोग परिणामी रिजल्ट निकालना चाहेंगे कि परिणामी सदिश क्या होगा, तो बस सिंपली यहाँ पे यही वाला रूल लगा देंगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर ए का मान रखेंगे यहाँ पर और वेक्टर बी का यहाँ पर रख देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा हमारा कि वेक्टर ए की जगह पे हमने वेक्टर ए का जितना भी सदिश था वो रख दिया हमने, फिर प्लस, प्लस का सिंबल है तो प्लस दिया, उसके बाद वेक्टर बी क्या दिया हुआ है, ये वाला पूरा ये हमने रख दिया। अब देखिए यहाँ पे कि a1 i कैप जो दिशा एकांक सदिश है उसके साथ रखिए। तो देखिए यहाँ पे i कैप है तो यहाँ पे b1 i कैप है, तो इन दोनों को रख लिया हमने एक जगह, है ना। फिर मतलब जोड़ा कैसे जाता है ये हम आपको बता रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद a2 j कैप है, तो यहाँ पे देखिए b2 j कैप, तो यहाँ पे एक जगह रख लेंगे हम लोग, यानी कहाँ रख दिए हम लोग, a2 j कैप प्लस b2 j कैप, राइट। उसके बाद फिर a3 k कैप है, तो यहाँ पे देखिए b3 k कैप है, इन दोनों को भी एक जगह रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि अब इनके परिमाण को जोड़ेंगे, है ना, दिशा बाहर निकाल देते हैं, तो यानी कि एकांक सदिश है, ये हमको दिशा प्रदर्शित कर रहा है ना। तो आई कैप दोनों में से कॉमन है, हमने कॉमन कर लिया, ये a1 प्लस b1 हमने लिख दिया और ब्रैकेट के बाहर आई कैप, फिर प्लस उसी तरह यहाँ पे दोनों में j कैप कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए a2 प्लस b2, फिर उसके बाद ये प्लस तो प्लस दे दिया हमने, यहाँ से k कैप कॉमन कर लिए हैं, राइट। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका परिणामी सदिश वेक्टर आर इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। कब, जब यदि आपको वेक्टर ए बराबर पहला सदिश दे दिया जाए इस तरह और वेक्टर बी बराबर, तो पूछे कि आप इसका परिणामी सदिश बताइए,
तो ये आप ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये सदिश आप क्लास 12th में भी पढ़िएगा। तो अगर अभी आप कंप्लीट कर ले रहे हैं तो हम बता दें आपको कि 3-4 नंबर का अगर आप मैथमेटिक्स भी लिए होंगे तो वहाँ पर काम कर देगा ये, है ना। तो ये हमारा था त्रिभुज नियम। ठीक, चलिए योग के अब दूसरे नियम को देखते हैं, जिसे हम लोग समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। तो दूसरा नियम होता है समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं दी पैरेललोग्राम लॉ, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको भी समझ लेते हैं, है ना। जैसा कि यहाँ पे शब्द से ही रिलेट कर रहा है कि समांतर चतुर्भुज, यानी कि वो नियम जो होगा समांतर चतुर्भुज पर आधारित होगा। तो समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, तो ये कुछ इस प्रकार होता है हमारा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए कि समांतर चतुर्भुज तो ये हो गया, ठीक, लेकिन समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, है ना। कहने का मतलब है कि ये वाला भुजा जो है इस भुजा के समांतर है ना, और ये वाली भुजा इसके समांतर है, राइट। तो इसे हम लोग क्या कह देंगे? समांतर भुजाएं कह देंगे। कहने का मतलब है कि ये वाला भुजा इसके बराबर होगी, ये वाला भुजा इसके बराबर होगी, ये भी हो जाता है, और समांतर भी होगी, ठीक। तो ये हमारी समांतर चतुर्भुज कहलाती है। अब देखिए कि हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर संलग्न भुजा या आसन्न भुजा किसे कहते हैं? तो वह भुजा जो एक दूसरे से सटे हो, है ना, यानी साथ हो, राइट। या हम कहते हैं कि एक ही कोण से निकलती हो दोनों भुजाएं, उसे हम लोग आसन्न भुजाएं कह देंगे, या संलग्न भुजा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये दोनों क्या है हमारा आसन्न भुजा हो गई, है ना। इसी प्रकार ये वाला भी आसन्न भुजा हो गई, फिर ये वाला भी आसन्न, यानी कि यहाँ पे देखिए उभयनिष्ठ बिंदु आ रहा है ना। उभयनिष्ठ से निकलने वाली दो भुजाएं, ये क्या कहलाएगी? आसन्न भुजाएं कहलाएगी, है ना। तो अब आप इस समांतर चतुर्भुज के बारे में समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम बोल दें कि यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है। तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इसको समझते चलते हैं और लिखते भी चलते हैं, है ना। जैसा कि मैं यहाँ पे फिगर वगैरह पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर कि इस नियम के अनुसार यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से निरूपित किया जाए, यदि दो सदिशों को मान लीजिए कि वेक्टर P ये वाला हो गया और वेक्टर Q ये दूसरा सदिश हो गया, है ना। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं यानी संलग्न भुजाएं, ये वेक्टर P को और वेक्टर Q को इस समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं यानी साथ वाली भुजाएं यानी संलग्न भुजा, है ना, से निरूपित किया जाए। कौन किसको? तो वेक्टर P और वेक्टर Q को। तो बोल रहा है तो उनके उभयनिष्ठ बिंदु से, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन बिंदु से। तो ये बताइए, अगर मैं इसको पीछे अगर इधर बढ़ाऊं और इसको भी पीछे बढ़ाऊं तो ये एक दूसरे को कहाँ काटेगा? इस बिंदु पर, है ना। तो वही कह रहा है हमारा, तो उनके उभयनिष्ठ बिंदु यानी इससे गुजरने वाला विकर्ण, ये गुजरने वाला जो ये विकर्ण आपको दिखाई दे रहा है ना, उनके परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। ये जो है विकर्ण ये किसको सूचित कर रहा है? तो परिणामी सदिश को, ठीक। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसे अगर दो वेक्टर, तो ये हो गए हमारा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे क्यूब हो गया, ये कैसे P हो गया, है ना। तो मैंने आपको बताया था अभी कि समांतर चतुर्भुज क्या किसे कहते हैं हम लोग। यहाँ पे वेक्टर P है दोस्तों। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो जिसमें आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो और ये वाला भुजा इसके बराबर हो। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इसी के समांतर इधर से भी एक सदिश खींचे, है ना, जिसकी दिशा क्या होगी? इसी के दिशा में होगा। तो जैसे इसका दिशा है वैसे ही इसका भी दिशा हो जाएगा। तो ये वेक्टर P है तो ये भी क्या होगा? वेक्टर P होगा। अब हमने क्या किया कि Q सदिश के समांतर एक अन्य सदिश का भी निर्माण किया, जिसका भी नाम क्या होगा? Q ही होगा। क्यों? क्योंकि ये भी सदिश इसी के बराबर होगा, है ना।
तो ये हमारा कुछ इस प्रकार समांतर चतुर्भुज निर्मित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो वेक्टर आर है ये किसके बराबर होगा, तो बस त्रिभुज के नियम के अनुसार, त्रिभुज का नियम क्या कहता है हमारा, अब दो सदिशों को कैसे योग किया जाता है, तो मान लीजिए कि दो सदिश हमारा इस तरह दिया रहे। मान लीजिए कि आपका दो सदिश, एक तो ये है हमारा सदिश वेक्टर ए को ये सूचित कर रहा है, और ये दूसरा सदिश हो गया वेक्टर बी को सूचित कर रहा है। ठीक, इन दोनों को जोड़ने पर एक तीसरा सदिश मिलता है जो कि ये कुछ इस प्रकार मिलता है ना, राइट, ये कुछ इस प्रकार मिलता है। तो इन सभी को जब जोड़ेंगे सबको तो ये क्या मिल जाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट होता है आर। तो अब हम लोग इसको जोड़ने का अगर काम करें तो ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, है ना। तो ये तीसरा जो इन दोनों के जोड़ से योग से प्राप्त होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ने से, तो ये क्या प्राप्त होगा, वेक्टर आर, जो कि इन दोनों सदिशों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर भी त्रिभुज नियम लग जाएगा, है ना। त्रिभुज नियम क्या कहता है कि दो सदिशों का योगफल जो होता है परिणामी सदिश के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अर्थात वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यूब, है ना। तो ये हमारा हो जाता है समांतर चतुर्भुज का नियम, कि इस नियम के अनुसार यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं यानी संलग्न भुजा से निरूपित किया जाए तो उनके उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण उनके परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है ना। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा नियम होता है हमारा सदिशों के योग का बहुभुज नियम, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार है हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर्स एडिशन, है ना। तो सदिशों के योग का बहुभुज नियम क्या होता है, तो यहाँ पर कई सदिश होंगे हमारे, है ना, और वहाँ पर सभी को योग कर और हमें एक जो लास्टवा सदिश है ना, इनके विपरीत दिशा में, सभी सदिशों के विपरीत दिशा में हम उसको जोड़ेंगे और वही क्या कहलाएगा, बहुभुज का, मतलब उन सभी सदिशों का परिणामी सदिश प्राप्त होगा। तो आइए सबसे पहले, जैसे कि हमने बताया कि सदिशों के योग का बहुभुज नियम, तो यहाँ पर बहुभुज पहले बनाएंगे। तो बहुभुज बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं कि ये हमारा वेक्टर ए सदिश है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसी के दिशा में एक वेक्टर बी भी सदिश हम बनाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और फिर इसी के दिशा में हम एक और सदिश वेक्टर सी का निर्माण कर लेते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसका नाम दे देते हैं हम लोग वेक्टर सी, राइट। और एक हम और सदिश बनाएंगे वेक्टर डी। तो ये कुछ इस प्रकार है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने बहुभुज की कई भुजाएं, हमने दो से अधिक भुजाएं बना ली, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। अब इन सभी भुजाओं के विपरीत दिशा में एक अन्य भुजा हम लोग बना लेते हैं, है ना, जो कि किसका काम करेगा, परिणामी सदिश का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसको हमने रेड कलर से बना दिया है ना। और इसका नाम दे देते हैं वेक्टर आर, क्यों, क्योंकि ये हमारा परिणामी सदिश है। तब अब हम लोग इस यहाँ पे जैसा कि हमने वेक्टर आर दर्शा दिया, ठीक है। तो अब हम लोग बहुभुज, ये हमारा निर्माण हो चुका है ना। तो इस प्रकार ये हमारा बहुभुज होता है। बहुभुज मतलब बहुत सारे भुजाओं से बनी आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यदि, अब बहुभुज का नियम क्या कहता है दोस्तों, कि यदि दो से अधिक सदिश, मान लीजिए कि यहाँ पे दो से अधिक कौन कौन से सदिश है, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, यानी कि दो से अधिक सदिश है हमारे, है ना, 4 सदिश है, या आप 5 भी 10 भी कितना भी ले सकते हैं ना। परिमाण व दिशा में, परिमाण मतलब लंबाई,
और दिशा मतलब एक ही डायरेक्शन में, है ना। बहुभुज की भुजाओं को निरूपित करें। ये क्या, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी समान परिमाण व दिशा में बहुभुज की भुजाओं को निरूपित करें। तो एक विपरीत दिशा में हमारा वेक्टर आर सदिश होगा, यही क्या कहलाएगा, ये जो वेक्टर आर है ये विपरीत दिशा में इसी बहुभुज का अंतिम भुजा कहलाएगा, और यही अंतिम भुजा जो है विपरीत दिशा में रहेगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे, परिणामी सदिश को सूचित करेगा। और ये इसका जो परिणाम होगा इन सभी के परिणाम, इन सभी के योगफल के बराबर होगा। अर्थात वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी के बराबर होगा। लेकिन ये आप डायरेक्ट इस तरह नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो आपको सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के योग नियम से अब ये क्या होगा, इन दोनों सदिश के तुलना में ये परिणामी सदिश होगा, ठीक। और ये कितना होगा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा दोस्तों, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के, राइट। और अब देखिए यहाँ से कि ये एक हमारा सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, और अब हम लोग इसी बिंदु से इस वेक्टर यहाँ से इस बिंदु को मिला देते हैं, है ना। तो ये अब देखा जाए तो ये वाला सदिश और इसी के दिशा में ये दूसरा सदिश है, और इन दोनों का योगफल जो है इसका और इसका, ये एक तीसरे सदिश के योगफल के बराबर होगा। क्यों, सदिश के योग नियम से, है ना। तो यानी कि वेक्टर ए प्लस बी, यहाँ पर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अब वेक्टर सी को तीनों को जोड़ेंगे तो ये वाला सदिश क्या मिलेगा हमें, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, राइट। अब ये वाला हमारा ये वाला है। अब देखा जाए तो अब हमारा परिणामी सदिश निकल जाएगा, ये वेक्टर आर। तो वेक्टर आर कैसे निकलेगा, तो अब देखिए फिर से त्रिभुज का नियम लग रहा है। तो ये वाला सदिश जो है हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसी के दिशा में ये वेक्टर डी भी है, तो ये और ये दोनों जुड़ जाएगा, और ये दोनों जोड़कर ही हमारा क्या मिलेगा, परिणामी सदिश, जिसे हम लोग वेक्टर आर कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि इस सदिश का मान क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और इस सदिश का नाम क्या है, वेक्टर डी, राइट। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका रिजल्ट जो है यही प्राप्त होगा। तो आइए इसी चीज़ को अब हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिख दिया है कि इस नियम के अनुसार यदि दो से अधिक सदिश परिमाण एवं दिशा में एक बहुभुज की क्रमागत भुजाओं को निरूपित करें। क्रमागत मतलब यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के बाद, वेक्टर ए के बाद कौन आ रहा है, वेक्टर बी, उसके बाद वेक्टर सी, और फिर वेक्टर सी के बाद वेक्टर डी, है ना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, यदि दो से अधिक सदिश, यानी कि यहाँ पे दो से अधिक सदिश है ना, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी, है ना, परिमाण एवं दिशा में एक बहुभुज की क्रमागत भुजाओं को, परिमाण एवं दिशा में क्या करें, ये बहुभुज की सभी भुजाओं को यानी क्रमागत भुजाओं को निरूपित करें, सूचित करें। तो बहुभुज की अंतिम भुजा यानी ये वाला अंतिम भुजा विपरीत दिशा में, यानी इसका डायरेक्शन क्या है दोस्तों, ये देखिए इधर ये आ रहा है तो इसका दिशा ये है, लेकिन इसका क्या होगा, विपरीत होगा जस्ट, है ना। इसके हेड से इसका हेड मिल रहा है ना, तो ये विपरीत को प्रदर्शित करता है हमारा। तो अंतिम भुजा विपरीत दिशा में परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है ना। ये जो विपरीत दिशा में ये आप वेक्टर आर देख रहे हैं, ये किसको सूचित करेगा, तो परिणामी सदिश को, राइट। और इसे हम लोग वेक्टर आर द्वारा सूचित करेंगे। अब देखिए परिणामी सदिश वेक्टर आर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले ओ को क्यू से मिला देंगे, है ना। तो अब देखें हम लोग, तो त्रिभुज के योग नियम से उसी नियम से होगा हमारा क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दोनों जुड़ जाएगा, तो ये कितना मिलेगा हमें, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, राइट। अब फिर से त्रिभुज नियम लगाइए, तो त्रिभुज यहाँ पे हमने वही लिखा है कि त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में
क्या हो जाएगा हमारा ओ क्यूब वेक्टर ओ क्यूब बराबर वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी क्यू। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है कि वेक्टर ओ क्यूब बराबर वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी का मान देखिए, ओ पी जो है वेक्टर ए को सूचित कर रहा है और पी क्यू वेक्टर बी को, बस बराबर देके हम लोग वही लिख लेंगे, राइट। इसी प्रकार सिमिलरली त्रिभुज हम लोग बात कर लेते हैं ओ क्यू आर, यानी कि अब हम लोग ओ को आर से मिला देंगे। ये सब क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें वेक्टर आर को प्राप्त करना है कि ये कितना होगा। तो अब हम लोग त्रिभुज ओ क्यू आर में हम लोग देखें तो ये वाला सदिश इस दिशा में जा रहा है और इसी के दिशा में ये दूसरा सदिश भी जा रहा है ना, यानी कि ओ क्यू और ओ आर क्यू आर दोनों का क्या है, दिशा समान है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि इसी प्रकार त्रिभुज ओ क्यू आर में वेक्टर ओ आर ये क्या हमारा सूचित करे, परिणामी सदिश। तो परिणामी सदिश वेक्टर ओ आर बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू प्लस क्यू आर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ओ क्यू का मान क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है हमारा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, राइट। तो यहाँ पे हमने ओ क्यू का मान वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रख दिया। अब उसके बाद क्यू आर का मान कितना है हमारा, तो क्यू आर ये वाला किसको सूचित करेगा, वेक्टर सी को। अब आप ब्रैकेट हटा के और ये लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट में हो जाता है हमारा इसी प्रकार त्रिभुज, अब वेक्टर आर का बारी आ गया है ना। तो यहाँ पे देखिए ये वाला दिशा यहाँ पे जा रहा है सदिश, और फिर अब ये दूसरे सदिश भी क्या हो रहा है, इसी के दिशा में जा रहा है ना। लेकिन ये तीसरा सदिश क्या हो रहा है, टक्कर मार रहा है, तुरंत हेड में हेड को लड़ा दे रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा परिणामी सदिश। तो आइए इसको भी निकाल लेते हैं। तो अब बात करते हैं त्रिभुज ओ आर यस में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया त्रिभुज ओ आर यस में। अब यहाँ पे देखिए ओ एस वेक्टर ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ आर प्लस वेक्टर आर एस। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब वेक्टर ओ आर का मान कितना है, हमने ये वाला निकाला था। तो हमने बताया आपको कि वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर सी को जोड़ेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, राइट। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अब प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर डी, राइट। तो इस प्रकार हमारा देख सकते हैं कि ओ एस किसको सूचित करता है, ओ एस वेक्टर आर को। तो यहाँ पे हमने वेक्टर आर लिख दिया है और बाकी ये सभी को अब ब्रैकेट हटाकर लिख दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और आप अपना नोट्स बनाते रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। और अदर वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।